नमस्कार। आज विभागीय लेखे के पार्ट 2 में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे वो है कि प्रत्येक विभाग के लिए विभागीय अंतिम खाते डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स तैयार करने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार पूर्ण की जाए। जैसा हम जानते हैं कि प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें, सहायक लेखे की पुस्तकों, बुक्स ऑफ दी ओपनिंग एंट्री के बारे में हम कल चर्चा कर चुके थे कि हम प्रत्येक पुस्तक में प्रत्येक विभाग के लिए अलग खाना बना लेते हैं और टोटल में तो लिखते ही हैं, उसके साथ साथ जिस विभाग से संबंधित है उस विभाग से संबंधित राशि उस विभाग के खाने में दर्ज कर देते हैं। उसके पश्चात खाता बही में खतौनी के वही नियम है, सिर्फ ये होता है कि खाता बही में भी उसी प्रकार से विभागों के कॉलम बना दिए जाते हैं खानेदार विधि के तहत, और उसी प्रकार जिस प्रकार सामान्य प्रक्रिया के तहत खातों के अंतिम शेष निकाले जाते हैं वो शेष निकालकर तलपट बनाया जाता है। उसमें उस प्रक्रिया में कहीं कोई अधिक परिवर्तन नहीं है। लेकिन विभागीय अंतिम खाते बनाने से पूर्व एक ऐसे व्यवसाय में जिसमें अनेक विभाग कार्य कर रहे हों और प्रत्येक विभाग की कार्य क्षमता और लाभ हानि की जानकारी करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। वहाँ पर मुख्यतया 4 प्रकार की समस्याएं हमें देखने को आती है, जिन्हें हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स इन द मेंटेनिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इन ए डिपार्टमेंटल स्टोर। तो 4 प्रकार की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं में जो पहली है वो है अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेज, अर्थात व्ययों का अनुभाजन। क्योंकि पूरे व्यवसाय में जो व्यय होते हैं वो उनकी प्रकृति इस प्रकार की होती है कि कुछ व्यय किसी विभाग विशेष के लिए किए जा सकते हैं, कुछ व्यय सम्मिलित रूप से कुछ विभागों के लिए किए जा सकते हैं, कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो पूरे उससे संबंधित रहते हैं। तो जो पहली समस्या हमारे आएगी वो है अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेज या व्ययों का अनुभाजन। दूसरी समस्या जो हमारे सामने आएगी वो आती है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स। जब एक ही व्यवसाय में कई प्रकार के विभाग काम करेंगे तो यह स्वाभाविक रूप से संभव है कि एक विभाग के द्वारा कुछ माल किसी दूसरे विभाग को दिया जाए और इसी प्रकार माल के साथ साथ सेवाओं का भी हस्तांतरण हो सकता है। तो दूसरी समस्या ये आती है कि एक विभाग से दूसरे विभाग के माल अथवा सेवाओं के हस्तांतरण को क्या हम एक विभाग से दूसरे विभाग को किए गए विक्रय या क्रय के रूप में ले सकते हैं। तो इसके संबंध में भी हमें जैसी परिस्थिति हो उसी के अनुरूप व्यवहार करना पड़ता है। इसके पश्चात तीसरी जो समस्या आती है वो है कॉमन इनकम। जिस प्रकार कॉमन एक्सपेंडिचर हो सकते हैं उसी प्रकार कुछ इनकम, आय की मदें ऐसी भी हो सकती है जो कि हमें पूरे व्यवसाय के लिए प्राप्त हो रही हो और वो उसका किसी एक विभाग विशेष से संबंधित नहीं हो। और चौथी जो आती है प्रॉब्लम्स ऑफ बुक कीपिंग, उसके लिए हम चर्चा कर ही चुके हैं कि बुक कीपिंग में किस प्रकार से खानेदार विधि में प्रोविजन कर लिया जाता है। अब जो पहली जो समस्या है आज हम उसके बारे में बात करेंगे, व्ययों का अनुभाजन या व्ययों का बंटवारा। इसके संबंध में इस समस्या का समाधान करने के लिए हम इस प्रक्रिया को 3 भागों में देखेंगे। पहला वो व्यय जो किसी विभाग विशेष से संबंधित हैं, अर्थात डायरेक्ट एक्सपेंसेज। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेज कौन कौन से होते हैं? जिनसे ये पता चल जाए कि वह उसी विभाग से संबंधित हैं और उनका किसी अन्य विभाग से संबंधित नहीं। जैसे एक ही विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों का वेतन, मजदूरी, यह उस विभाग से सीधे संबंधित है, इसलिए ये प्रत्यक्ष व्यय में आएंगे। इसी तरह किसी विभाग के टेलीफोन के व्यय अगर अलग अलग
ज्ञात किए जा सकते हैं, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। बिजली के व्यय, अगर बिजली के जो मीटर हैं उसमें ऐसी व्यवस्था है कि प्रत्येक विभाग की रीडिंग अलग ली जाने की है और प्रत्येक विभाग के लिए अलग से सीधे संबंधित किए जा सकते हैं। इसी तरह तो जो अन्य कुछ व्यय विशेष भी होते हैं जो केवल उस विभाग के से ही संबंधित होते हैं, तो जो भी व्यय सीधे सीधे डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो, किसी विभाग से संबंधित हो, उनको हम प्रत्यक्ष व्यय में देखेंगे और ये उस विभाग से ही संबंधित हो जाएंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट का एक्सपेंसेस का मतलब ये नहीं है कि वो सारे व्यय ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाए जाए। डायरेक्ट का मतलब ये नहीं कि वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाए जाएंगे। वो व्यय की प्रकृति के अनुसार यदि लाभ हानि खाते से संबंधित है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। दूसरा जो हमारा व्ययों के संबंध में हम जिनको बांट कर देख सकते हैं वो है एलोकेबल एक्सपेंसेज, अर्थात ऐसे व्यय जो संयुक्त रूप से तो किए गए हैं लेकिन उनको हम किसी न किसी उचित आधार या बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, एप्रोप्रिएट बेसिस कहते हैं हम उसे, एप्रोप्रिएट बेसिस पे किसी उचित आधार पर हम उन्हें किसी विशेष विभाग से संबंधित कर सकते हैं। इसमें जो आधार लिए जाते हैं बेसिकली वो आधार होंगे हमारे 5। तो जो सेकंड है वो है एलोकेबल, बंटवारे योग्य। बंटवारे योग्य व्यय, एलोकेबल एक्सपेंसेस। अब एलोकेबल एक्सपेंसेस को जैसा मैंने बताया उचित आधार होना चाहिए। तो अब वो उचित आधार कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें हम मुख्यतया 5 भागों में हम इनको देखेंगे। जैसे सबसे पहला जो हम देखेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ सेल्स। पहला है बिक्री आधार, ऑन दी सेल्स बेसिस। अब एक जैसा हम जानते हैं एक संस्थान में कई प्रकार के व्यय ऐसे होते हैं जो कि केवल बिक्री से ही संबंध रखते हैं। जैसे चावक गाड़ी भाड़ा, माल जब बाहर जाएगा संस्था से तो कौन सा माल जाएगा, जो माल बेचा गया है उस पर यदि कोई गाड़ी भाड़ा चुकाया गया है तो वो बिक्री से संबंधित होगा। और प्रत्येक विभाग की बिक्री के आधार पर हम उसको एक उन विभागों से संबंधित कर सकते हैं। विक्रयकर्ताओं का कमीशन, विक्रयकर्ताओं का वेतन, देनदारों को दी गई छूट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, देनदारों डूबत ऋण, या इसी तरीके से जो व्यय सीधे सीधे बिक्री से संबंधित हैं उनको हम बिक्री के आधार पर एक निश्चित अनुपात में उन विभागों से संबंधित कर सकते हैं। उनको उन विभागों में उसका बंटवारा किया जा सकता है। सेकंड, यहाँ पर भी जो जैसी एक समस्या पहले आई थी कि उन विभागों के आपसी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स को क्या बिक्री माना जाए या नहीं माना जाए, तो ये उस सवाल विशेष या उस जो सवाल में जो दी गई है चीजें उसी के आधार पर तय होगा कि क्या इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन को बिक्री माना जाए या नहीं माना जाए और उनको शामिल करते हुए बिक्री का अनुपात ज्ञात किया जाए। इसी तरीके से तीसरा जो आधार होगा हमारे, पहला तो हुआ बिक्री आधार, दूसरा होगा हमारे क्रय का आधार।
ऑन दी परचेज बेसिस। एक संस्थान के ऐसे व्यय जो कि क्रय से संबंधित हैं, जैसे क्रय किए गए सामान पर चुकाया गया गाड़ी भाड़ा, कैरिज इनवर्स। क्रय विभाग के खर्चे, क्रय विभाग के लिए अलग से स्टोर है, तो उस स्टोर जहां से माल खरीद कर रखा जाता है तो उस स्टोर से संबंधित कर्मचारियों का वेतन, मजदूरी आदि। इसी तरीके से लेनदारों से प्राप्त छूट, उसको भी क्रय बेसिस पर ही हम डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा है हमारे घेरे गए क्षेत्रफल का आधार, ऑन दी एरिया ऑक्युपाइड, या उन विभागों द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का आधार। क्षेत्रफल आधार ऑन दी एरिया बेसिस। अब विभाग में, एक बड़े संस्थान में सारे ही विभाग समान महत्व के नहीं होते, उसी हिसाब से उनके भवन और उनके जो कार्यस्थल होते हैं वो समान जगह नहीं घेरते, तो किसी एक निश्चित समान आधार पर उनको खर्चों को नहीं बांटा जा सकता। जो खर्चे ऐसे भूमि, भवन या अन्य ऐसे संबंधित हैं जिनको कि एक एरिया के आधार पे हम डिवीजन कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें प्रत्येक विभाग द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल को एक उचित आधार मानते हुए उन खर्चों का वितरण हम कर सकते हैं। जैसे किराया तथा कर, भवन की मरम्मत का व्यय, भवन का बीमा के खर्चे, भवन का मूल्यह्रास, भवन के सफाई खर्चे, और अलग से यदि सेपरेट विभागों में मीटर नहीं है तो बिजली का व्यय, सिक्योरिटी गार्ड का वेतन, तो अन्य जो सुविधाएं हैं और वो उस भवन के क्षेत्रफल से संबंधित है या विभाग के क्षेत्रफल से संबंधित है, उनको उनके लिए हम ये उचित आधार घेरे गए क्षेत्रफल को मान सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि यदि कोई विशेष प्रकार की सुविधा या कोई विशेष प्रकार का भवन या कोई विशेष प्रकार के एरिया किसी विभाग विशेष के लिए ही प्रायोजित किया गया है, तो उस एरिया को ध्यान में रखते हुए भी उस विभाग को वो खर्चे चार्ज किए जाने चाहिए। जैसे कहीं मुख्य सड़क से संबंधित है, मुख्य सड़क पर कोई भवन है तो उसका सामान्य तौर से किराया ज्यादा होगा, और कोई दूर अगर है तो उसका किराया हमें अपेक्षाकृत कम देना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे टेक्निकल आधार हैं जिनको भी हम इस संबंध में यदि सवाल में कोई ऐसी परिस्थिति हो तो ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद है प्रत्यक्ष मजदूरी का आधार, ऐसे खर्चे जो कि मजदूरों से संबंधित हैं और उनको हम दी गई मजदूरी डायरेक्ट प्रत्यक्ष श्रम के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। जैसे कैंटीन के एक्सपेंसेस, कैंटीन की सुविधा किसके लिए जाती है? कर्मचारियों मजदूरों के लिए। तो जिस विभाग में ज़्यादा मजदूर होंगे वो खर्चे उस विभाग में ज़्यादा चार्ज किए जाने चाहिए। सोशल वेलफेयर एक्सपेंसेस, जैसे मनोरंजन के लिए कोई खर्चे किए जा रहे हैं, मजदूरों के मनोरंजन के लिए, श्रमिकों के मनोरंजन के लिए, कर्मचारियों के मनोरंजन के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, इससे संबंधित कोई खर्चे किए जा रहे हैं, तो जिस विभाग में ज़्यादा मजदूर कार्यरत हैं उस विभाग में उसी आधार पर उनको चार्ज किया जाना चाहिए। इसके बाद है इसी तरह जैसे कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान, पीएफ में जो अंशदान दिया जा रहा है तो वो कर्मचारियों की संख्या के आधार पर ही जाता है और उसका भार प्रत्येक विभाग में उसी आधार पर देना चाहिए। बीमा की सुविधा दी जा रही है नियोक्ता द्वारा, तो
जो बीमा प्रीमियम है वो भी प्रत्येक श्रम के आधार पे हम विभाजित कर सकते हैं। अन्य आधार, अब इसमें जो तय हुआ आपका प्रत्येक श्रम का आधार, own be direct wages बेसिस, और बाद में हम ले सकते हैं अन्य आधार। कई बार कुछ खर्चे इस प्रकार के भी होंगे जिनको कि हमें विशेष तौर से नहीं दिया जाए, तो कोई तकनीकी आधार पर हम उन खर्चों को अलग अलग आधार पर बांट सकते हैं। जैसे लाइटिंग एंड हीटिंग, प्रकाश, इसमें जो यूनिट्स, लाइट की यूनिट्स आ रही है या जो किलोवाट यूज किए जा रहे हैं, उसके आधार पर विभिन्न विभागों में खर्चे बांटे जा सकते हैं। जैसे प्रकाश व्यय, तापन, प्रकाश एवं ताप, हीटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग। इसी तरह दूसरा, मशीन तथा फर्नीचर का ह्रास तथा उनकी मरम्मत, डेप्रिसिएशन, फर्नीचर, मशीन का ह्रास ऑब्लिक मरम्मत। It means depreciation oblique repairs of machinery and furniture। इसी तरह इसी में आगे अन्य कोई व्यय हम देखें तो वो हो सकते हैं हमारे विद्युत शक्ति, पावर, ये यहाँ ले रहे हैं। थर्ड, शक्ति, पावर, ये किलोवाट के अनुपात में या हॉर्स पावर के अनुपात में विभिन्न विभागों को तकनीकी रूप से बांटी जा सकती है। बीमा प्रीमियम, बीमा प्रीमियम व्यक्तियों के बीमे के संबंध में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अगर संपत्तियों का और मशीनों का, भवन आदि का बीमा किया गया है तो उनके लिए भी फिर कोई अलग टेक्निकल आधार पे हम उनको बांट सकते हैं। इसी तरह कर्मचारी क्षतिपूर्ति बीमा, वर्कमैन कंपेंसेशन, ये कर्मचारियों के संख्या के अनुपात में या कर्मचारियों की मजदूरी के अनुपात में भी बांटा जा सकता है। और अन्य वे ऐसे कई खर्चे जिनके लिए कोई आधार हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो उन खर्चों को हम आमतौर पर सामान्य रूप से बांटकर विभागों में बांट देते हैं और उसके लिए एक प्रश्न में हम एक टिप्पणी दे देते हैं। तो आज ये इसका अगले वीडियो में फिर हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और सुधार कर सकते हैं, हमारी इस प्रक्रिया में दिखाई देता है, सुनाई देता है, उसके आधार पर फिर हम चर्चा करेंगे।